हाय 26 मई को हमने मोरक्को इजराइल सीक्रेट कोऑपरेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो से मैंने आप लोगों को समझाया था कि पीपल टू पीपल रिलेशन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन में बहुत फर्क होता है। खैर, मेन बात यह है कि दोनों देशों का संबंध तभी गहरा होता है जब दोनों देशों के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन भी डेवलप हो। और यही पे आता है भारत और इजराइल का संबंध। 196 देशों में से अगर कोई एक देश जो सबसे ज्यादा हम भारतीयों को पसंद करता हो तो वो है इजराइल। इजरायली राइट विंग पॉलिटिशियंस में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। भारत में अगर ऐसा सर्वे कंडक्ट किया जाए ना तो ये आंकड़ा 60% के ऊपर तो जाएगा ही। साथ ही साथ ऐसा कोई राइट विंगर्स आपको शायद ही देखने को मिलेगा जो इजराइल को सपोर्ट ना करते हो। इसी कारण लेफ्ट मीडिया हिंदुत्व और जायनिस्टों को ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कह के चिढ़ाते हैं। खैर, ये सब डिस्कस करना हमारा काम भी नहीं है। 1962, 1965 और 1971 इन तीनों वॉर्स में कैसे इजराइल ने हमारी मदद की और मेनली 1999 में कैसे इजराइल ने हमें बचाया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रो में और ज्यादा समय बर्बाद ना करके चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट जंग में उतरने से पहले आपको इंडो इजराइल रिलेशनशिप के बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। तो ये कहानी है साल 1947 की, जब यूनाइटेड नेशन में भारत ने पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। भारत ने केवल यही पे नहीं रुका, भारत साल 1949 में भी यूनाइटेड नेशन में इजराइल के सदस्यता के खिलाफ वोट किया। इवन आइंस्टाइन ने भी नेहरू को मनाने की कोशिश की, नेहरू नहीं माने। अब उस समय के ना सारे भारतीय ऐसे नहीं थे। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे उस समय। खैर, 17 सितंबर साल 1950 में भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दिया, बट डिप्लोमेटिक रिलेशन तब भी एस्टेब्लिश नहीं किया गया। देन अगले 42 सालों तक रिलेशन ऐसा नॉर्मल सा ही रहा। फिर साल 1992 में जाके भारत ने फाइनली इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए और दोनों देशों ने तेल अवीव और दिल्ली में अपने अपने दूतावास ओपन किए। अब इसके बाद से भारत और इजराइल का संबंध बेहतर से और बेहतर होते गए। ये चीज आप दोनों के ट्रेड वॉल्यूम का इंक्रीज होना और साइंटिफिक कोलैबोरेशन से समझ सकते हो। बट मजे की बात यह है कि आज भी भारत फिलिस्तीन के साथ अच्छा संबंध बना के चलते हैं। मतलब एक बाईसाइकिल की तरह बैलेंस करता है भारत मिडिल ईस्ट को। तो बैकग्राउंड समझ लिए, अब बात करते हैं टाइम टू टाइम इजरायली सपोर्ट के बारे में। तो कहानी है साल 1962 की। उस समय हमारे चचा जी शायद एक ही गाना रिपीट कर करके सुन रहे थे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। खैर, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी इजरायली प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन को मदद के लिए एक लेटर लिखा था। बेन गुरियन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि हमारी पूर्ण सिंपैथी है भारत के प्रति। इसके चलते इजराइल ने 62 की लड़ाई में इंडिया को कुछ मिलिट्री एड भी प्रोवाइड किया था। बट हियर इज ए कैच। द हिंदू के एक आर्टिकल के मुताबिक नेहरू जी बेन गुरियन से कहे थे कि अपने ट्रांसपोर्ट वेसल्स पर बिना इजरायली फ्लैग लगाए आप हमें वेपन सप्लाई करो। बेन गुरियन इसके जवाब में कहा था नो फ्लैग नो वेपन्स। खैर, फ्लैग लगा के ही वेपन सप्लाई किया जाता है बाद में। अब जब तक मुझे इसका एग्जैक्ट सोर्स पता ना चल जाता मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा। इसके बाद आता है 65 का युद्ध। इस युद्ध में इजराइल ने भारत को 160 मिलीमीटर कैलिबर वाला M58 मोटर एमिनिशन प्रोवाइड किया था। अब हम चलते हैं साल 1971 में। उस समय भारत और इजराइल के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ना रहने के बावजूद भी मोसाद और रॉ के बीच कोऑपरेशन जारी था। इस दौरान फ्रांस में बैठा इंडियन डिप्लोमेट DN चटर्जी इजराइल से हथियार मंगवाने के काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे आए। उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस को समझाते हुए भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा, जिसके बाद इंदिरा गांधी जी रॉ को इजराइल से हथियार मंगवाने के लिए अप्रूवल दिया। इजराइल खुद उस समय आर्म्स शॉर्टेज से जूझ रहा था, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर भारत को आर्म्स सप्लाई करने के लिए राजी होते हैं। इजराइल केवल यही पे नहीं रुकते। तत्कालीन इजरायली फॉरेन मिनिस्टर आबा एबान इस पूरे मुद्दे पर सेनेट में एक लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, जिसमें उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान कहने के बजाय पूर्वी बंगाल टर्म का प्रयोग करे। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मेनली 3 रीजन था। पहले के 2 अरब इजरायली वॉर्स में पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट और अभी के ईरान पाकिस्तान नेक्सस को देखते हुए इजराइल ने भारत को मदद करने के लिए आगे आया। इस युद्ध में अगर इजराइल भारत की मदद करता है तब युद्ध जीतने के बाद शायद भारत भी इजराइल के साथ अपने टाइज को मजबूत बना सकता है। मुक्ति बाहिनी को इस कदर सपोर्ट करने से शायद बांग्लादेश पहला एक मुस्लिम कंट्री बन सकता है जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करे हो। इन सारी उम्मीद से गोल्डा मेयर श्लोमो जावुदोविच के थ्रू इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखते हैं। इसके बाद रॉ लिक्टेनस्टाइन के जरिए इजराइल से हथियार मंगवाने के प्रोसेस में लगे पड़ते हैं। ऐसे ही इजराइल ने भारत और मुक्ति बाहिनी को 71 की लड़ाई में वेपन सप्लाई किए थे। इवन युद्ध के बाद तो इजराइल बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे मान्यता देने वाला वन ऑफ द फर्स्ट नेशन भी बनता है। क्या मास्टर स्ट्रोक था गोल्डा मेयर का, है ना? उनका ये दाव पूरा उल्टा पड़ गया। युद्ध के बाद इजराइल को दोनों देशों से ही एक एक चाटा खानी पड़ी।
एक्चुअली भारत की ऐसे निर्णय के पीछे मोटे मोटे 3 कारण था। पहला तो ऑब्वियसली कांग्रेस अपने 11% वोटर बेस को नाराज नहीं करना चाहता था। दूसरा, उस समय भारत अपने ज्यादातर ऑयल गल्फ कंट्रीज से ही आयात करता था। तीसरा कारण है भारत से, खासकर भारत के सबसे एडुकेटेड राज्य से लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने जा रहे थे, जिससे अच्छे खासे रेमिटेंस अमाउंट जनरेट हो रहा था। तो भारत अब ऐसा स्टेप लेके उन सब देशों से दुश्मनी नहीं मोड़ना चाहता था। ओ हाँ, एक और कारण है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, इससे हमारी ही बेइज्जती होगी। तो कारगिल की लड़ाई में इजराइल ने कैसी हमारी मदद की, ये जानने के लिए आपको पहले कारगिल वॉर के बारे में जानना होगा। तो चलो बताते हैं फिर। दरअसल कारगिल और द्रास का इलाका सी लेवल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दी में ये रीजन पूरा रशिया बन जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता था, अक्टूबर के महीने में दोनों देशों की आर्मी नीचे चली आती थी और मई को वापस ऊपर चली जाती थी। अब इस बार क्या हुआ, पाकिस्तानी सोल्जर्स नीचे आने की बजाय उल्टा इंडियन टेरिटरी में ही घुसपैठ कर बैठा। तोलोलिंग, बटालिक, टाइगर हिल जैसे स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड्स पर अपना अड्डा जमा के बैठा। वजह, कारगिल वैली से ही नेशनल हाईवे 1D गुजरती है, जो लेह और सियाचिन को श्रीनगर के साथ जोड़ते हैं। तो एक बार अगर इस हाईवे को काट दिया जाए, तब तो लद्दाख पार्शियली और सियाचिन कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया से, जिससे वो लोग 84 में हुई कुटाई का बदला ले पाए। खैर, इस इंट्यूशन की घटना सामने आई मई 1999 को। मतलब आप इसे एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हो। अब नीचे रह के ऊपर वालों से लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। दुश्मन हमारी लोकेशन इजीली पता करके हम पर ओपन फायरिंग कर सकता है, लेकिन हमारे लिए दुश्मन को केवल लोकेट करना ही एक मुश्किल काम है, मारना तो बहुत दूर की बात। इसके कारण शुरुआती दौर में आर्मी को बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी थी। अब आर्मी पर और भी ज्यादा प्रेशर था। एक ही गवर्नमेंट का साफ ऑर्डर था कि जो करना है इधर ही करो, एलओसी को पार मत करो। दूसरा, अमेरिका उस समय भारत को सैटेलाइट इमेजेस देने से इनकार कर रहा था, जिससे घुसपैठियों के बंकर्स का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चल रहा था। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण था एयर कवर। उस समय के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इस लड़ाई में एयरफोर्स को उतारना नहीं चाहता था। उनका मानना था अगर हम एयरफोर्स को उतार देते हैं, तब ये स्किर्मिशेस एक बड़ा युद्ध का आकार ले सकता है। उनका और मानना था ऑल्टीट्यूड के कारण हमारे फाइटर जेट्स को पाकिस्तानी आर्मी इजीली अपना निशाना बना सकता है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। 21 मई को रिकॉन्शस ड्यूटी में रहा एक कैनवेरा विमान आंजा मिसाइल से हिट कर गया था। खैर, इस आर्मी और एयरफोर्स के बीच खींचतान ज्यादा दिनों तक चली नहीं। 26 मई को ही ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया। खैर, जिसका डर था वही हुआ। ऑपरेशन के 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तानी सोल्जर्स स्टिंगर मिसाइल के मदद से एक के बाद एक हमारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को गिरा रहे थे। तो इस ऑपरेशन के पहले 3 डेज में ही इतनी फेलियर देखकर एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, और यही पे एंट्री होता है इजराइल का। दरअसल साल 1997 में इजराइल के साथ साइन की गई एक डिफेंस पैक्ट के तहत भारत को लाइटनिंग एडवांस टारगेटिंग पॉड मिलने वाली थी, जिसकी डिलीवरी का टाइम अभी आया नहीं था। तो अब इजराइल भारत को इसकी डिलीवरी टाइम से पहले तो करता ही है, साथ ही साथ अपने इंजीनियर्स को भी भारत में भेजते हैं इन पॉड्स को मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ इंस्टॉल करने के लिए। तो लाइटनिंग पॉड तो आ गया। अब प्रॉब्लम ये था कि बम कौन सा लगाया जाए, क्योंकि भारत के पास उस समय लेजर गाइडेड बम की स्टॉक पाइल था केवल 60। ऊपर से 98 के परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर सैंक्शंस लग चुका था, मतलब अभी खरीद नहीं सकते बाहर से। इस सिचुएशन में अगर अभी ही इस लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का यूज करे तो युद्ध लंबा खींचने पर एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एयरफोर्स ने जुगाड़ लगाया। लाइटनिंग पॉड के साथ अनगाइडेड डम बॉम्ब्स जोड़ा गया, जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था। अब ऐसे जुगाड़ लगा के मिराज 2000 राम भरोसे निकल पड़े टाइगर हिल और बटालिक की ओर। और भाई साहब, हम सब ये जानते हैं कि हमेशा अच्छे खिलाड़ी की ही किस्मत अच्छी होती है। ये तो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का बलात्कार कर दिया ऊपर से ही। जून के लेटर हाफ में एयरफोर्स ने घुसपैठियों के अड्डों पर ताबड़तोड़ हमला किया। आप ये मत सोचना कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का यूज इस मिशन में हुआ ही नहीं था। डम बॉम्ब्स के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का भी यूज हुआ था इस मिशन में। इस युद्ध में भारत ने पहली बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया था। रिकॉन्शस के लिए भारत ने इजराइल द्वारा प्रोवाइडेड हेरोन और सर्चर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। अब एज ऑब्वियस इतना सब कुछ हो रहा है, अमेरिका तो उंगली करेगा ही। उंगली तो उसने करी, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया। बस और क्या, इस युद्ध के बाद भारत ने अपने कमियों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। मेन बात यह है कि इजराइल ने जिस तरीके से 71 की लड़ाई में और कारगिल की लड़ाई में हमारी मदद की, वो एडमायरेबल है। ये घटना भारत इजराइल संबंध को एक अलग ही ऊंचाई पर लेके गया था। हालांकि आज भी इंडियन गवर्नमेंट, लेफ्ट की भाषा में कहे तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, जबकि वहाँ के लोग हमें घंटा भाव नहीं देता। लेकिन इजराइल के साथ टाइज पहले के मुकाबले कई गुना बेहतर हुए हैं। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।